तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, सब चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग को वैदिक सभ्यता को ही हम लोग दो हिस्सा में पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक, और दोनों का ही समय काल अलग अलग है। तो ऋग्वैदिक का समय जो है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है, और उत्तर वैदिक का जो समय काल है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक में जो है ये एक बर्तन का प्रयोग हो रहा था जिसको बोलते हैं BRW बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन। और उत्तर वैदिक में जो बर्तन का प्रयोग किया जाता था उसको बोलते हैं PGW बर्तन, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर्स बर्तन। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। तो टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका सामान्य परिचय को। ठीक है, सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था। उसके बाद इसका अर्थव्यवस्था, फिर राजनीति, फिर समाज, धर्म और वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में हम लोग को वेद देखना है, ब्राह्मण्य देखना है, अरण्यक देखना है और उपनिषद देखना है। तो ये है हम लोग को पूरा टॉपिक कवर करना है। सामान्य परिचय, प्रसार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, समाज, धर्म और वैदिक साहित्य। तो चलिए हम लोग अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं सामान्य परिचय इसका। तो सामान्य परिचय में जो वैदिक सभ्यता का लोग था, लोगों को वहां के आर्य कहा जाता था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता था, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आर्य कोई प्रजाति नहीं है, आर्य जो है कोई भी प्रजाति नहीं है। तो ये क्या है? तो यूरेशिया से, यानी कि यूरोप और एशिया से, यूरोप, एशिया और मध्य एशिया में रहने वाले खाना बदोश लोग थे। तो खाना बदोश लोग वो लोग होते हैं जो खाने का तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ये जो है अपना बेहतर जीवन की तलाश में अलग अलग स्थानों पे जाते थे। जैसे कि इसी में यूरोप जाते हैं, ईरान जाते हैं, भारत जाते हैं। तो भारत में कहाँ से हम लोग को पढ़ना है? भारत के बारे में पढ़ना है। तो भारत में ये कहाँ जाते हैं? तो भारत में ये पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के सबसे पहले बसते हैं। ठीक है, तो पहला बात था क्या कि वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या बोला जाता है? आर्य बोला जाता है, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य कोई प्रजाति नहीं है। तो आर्य कौन है? तो यूरेशिया का लोग है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का लोग है, या फिर मध्य एशिया भी बोल सकते हैं। तो वहाँ के खाना बदोश लोग थे जो बेहतर जीवन और खाने के तलाश में अलग अलग स्थानों पे जाकर के वो बसते हैं। और कहाँ बसते हैं? तो यूरोप में बसते हैं, ईरान में बसते हैं और भारत में बसते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है भारत में कहाँ बसते हैं। तो भारत में जो है ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को जो है घोड़े का ज्ञान था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि वैदिक सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता आता है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का ज्ञान को लेकर के विवाद था। सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो में कुछ कुछ जो है घोड़ा का अवशेष मिला था, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया कि वो जो चीज है वो घोड़ा का ही है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है रथ का भी प्रयोग किया जाता था। किस चीज का ये लोग प्रयोग करता था? तो अब घोड़ा का जब ज्ञान हो गया तो घोड़ा का ये लोग रथ का भी प्रयोग करता था। अब जो है ये लोग को अस्त्र शास्त्र का भी ज्ञान हो गया है। तो अस्त्र शास्त्र का जब ज्ञान हो गया तो ये लोग जो है अपना प्रोटेक्शन के लिए जो है कवच बनाने लगे हैं। 1500 बीसी के आसपास जो है सबसे पहले आर्य का आगमन भारत में होता है। तो आर्य कौन है? तो आर्य वैदिक सभ्यता के लोगों को कहा जाता है। तो ये भारत में कहाँ बसे थे? तो भारत में जो है ये पंजाब में बसे थे। ठीक है, और जो है अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, तो आर्य जो है सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, और जो है सामान्य परिचय यहाँ पे हो गया। अब इसका हम लोग प्रसार को देखते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो एक बार पढ़ेंगे ऋग्वेदिक का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ।
ठीक है। तो पहले ऋग्वेदिक का प्रसार को देखेंगे। ऋग्वेदिक में लोग, आर्य लोग जो है कहाँ कहाँ के पे आकर के बसे थे। फिर उत्तर वेदिक में वो लोग कहाँ पे जाकर के मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेदिक में जो है अफगानिस्तान का कुंभा नदी से लेकर के यूपी के गंगा नदी तक ये लोग बसते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ सप्त सदैव क्षेत्र। तो सप्त सदैव क्षेत्र जो होता है 7 नदियों का क्षेत्र होता है, और ये 7 नदियों के क्षेत्र में जाकर के बसते हैं। तो ये लोग जब आए हुए थे तो समुद्र का ये लोग उल्लेख नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग जो है पर्वत और रेगिस्तान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भारत है, तो ये लोग इधर से आए थे, समुद्र मेरा यहाँ पर है, तो ये लोग जो है यहाँ पे पर्वत उर्वत देखे हैं, लेकिन जो है इन लोग को क्या नजर नहीं आता, तो समुद्र का उल्लेख ये नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग कहाँ बसे हुए थे, तो सप्त सदैव क्षेत्र में बसे हुए थे। तो सप्त सदैव किसको बोलते हैं, 7 नदियों के संगम वाले एरियाज को जो है सप्त सदैव क्षेत्र बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी इसका क्या है, तो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद जो है झेलम नदी है, ठीक है। कौन सा नदी है, झेलम नदी है। तो अब यहाँ पे जो है राइट साइड में झेलम का पुराना नाम दिया हुआ है, तो सारे नदियों का पुराना नाम दिया हुआ, तो झेलम का पुराना नाम क्या था, वितिस्ता था। उसके बाद चेनाब, चेनाब का असीकनी पुराना नाम होता है, रावी का परुशनी, यही परुशनी नदी के किनारे जो है एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको बोलते हैं 10 राज्य युद्ध। उसके बाद सतलज है, तो सतलज को हम पुराना नाम होता है सतुद्री, फिर होता है व्यास यानी कि विपाशा, और फिर सरस्वती। ये सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे टोटल 7 नदी है, तो इसी को सप्त सदैव क्षेत्र बोलते हैं, और ये सप्त सदैव क्षेत्र यहाँ पे जाकर के ये लोग बसे हुए थे, ठीक है। अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये सरस्वती नदी जो है लुप्त हो चुका है। वर्तमान समय में सरस्वती नदी लुप्त हो गया है, इसको पुनर्जीवित करने का बात किया जा रहा है, ठीक है। और आज के समय में इसको जो हम लोग घग्गर नदी से इसका पहचान किया जाता है। तो आज का जो घग्गर नदी है ये पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये था आपका प्रसार ऋग्वेदिक सभ्यता का। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वेदिक में ये लोग का प्रसार कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तर वेदिक में थोड़ा सा है। तो उत्तर वेदिक में ये लोग जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी साइड में ये लोग जाकर के बसते हैं, और 2 नदी के किनारे बसते हैं। तो पहला नदी है सदा नीरा नदी, और सदा नीरा नदी का आज का नाम है मेरा गंडक नदी, और रवित्रा नदी, इसको हम लोग आज बोलते हैं नर्मदा नदी। तो ये दोनों ही नदी जो है आज हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम सदा नीरा और रवित्रा था। तो चलिए ये हो गया आपका प्रसार। तो प्रसार में हम लोग जो है ऋग्वेदिक का प्रसार देख लिए और उत्तर वेदिक का प्रसार देख लिए। अब हम लोग इसका अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो देखेंगे, अर्थव्यवस्था में भी हम लोग कंपेयर करेंगे कि ऋग्वेद का अर्थव्यवस्था क्या था और फिर उत्तर वेद का अर्थव्यवस्था क्या था। तो अगर ऋग्वेद का अर्थव्यवस्था का बात किया जाता है तो सबसे पहला चीज है कि ये लोग जो है इसका अर्थव्यवस्था किस पे टिका हुआ है, पशुपालन पे। तो ऋग्वेद का अर्थव्यवस्था पशुपालन पे। तो कृषि के तुलना में पशुपालन, यहाँ पे पशुपालन का महत्व जो है अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद का अर्थव्यवस्था किस पे टिका हुआ है, पशुपालन पे। और पशुपालन जो है ये कृषि से अधिक बार इसका उल्लेख भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पशुपालन में सबसे इंपॉर्टेंट पशु कौन सा है, महत्वपूर्ण पशु, तो गाय है सबसे महत्वपूर्ण पशु। उस समय अगर गाय को अगर कोई मार दिया जाता था या चोट पहुंचा दिया जाता था तो उसको जो है देश से निकालने का आदेश मिल जाता था या फिर मृत्यु दंड मिल जाता था। इतना इंपॉर्टेंट था गाय। और गाय से ही बहुत सारा वर्ड भी आगे निकल के आया हुआ है। तो बहुत सारा वर्ड ये क्या है, तो बहुत सारा वर्ड में गोपति है, गाय से निकला हुआ है। तो गोपति का मतलब होता है राजा। गविष्ठ है, तो गविष्ठ का मतलब होता है युद्ध। फिर गोशु है, गोशु का भी मतलब होता है युद्ध। गौयुति है, इसका मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस। गोधुली है, इसका मतलब होता है समय। तो ये जो सारा टर्म है, सारा जो शब्द है, ये गाय से ही निकला हुआ है। इसका मतलब गाय जो है एक महत्वपूर्ण पशु था उस समय का, ऋग्वेद का। चलिए आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो है कृषि का टोटल जो है 24 बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितना बार किया गया है, 24 बार किया गया है। और पशुपालन का जो है 176 बार उल्लेख किया गया है,
ठीक है। तो कृषि का उल्लेख 24 बार और पशुपालन का उल्लेख 176 बार किया गया है। अगर कृषि, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे कृषि नहीं होता था, तो पशुपालन अधिक होता था। कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग तुलना करते हैं पशुपालन और कृषि को, तो ऋग्वेद में जो है पशुपालन अधिक होता था। इसका मतलब ये नहीं कि कृषि ही नहीं होता था। तो कृषि के संबंध में लोग जो है फसल काटना, फसल कैसे काटा जाता है इसके बारे में उन लोग को नॉलेज था। फसल को कैसे बोया जाता है उसके बारे में नॉलेज था। फसल में कैसे सिंचाई किया जाता है उसके बारे में नॉलेज था। और कौन कौन सा ये लोग फसल उगाते थे, तो इस समय जो है लोग जौ और यव नाम का एक फसल को उगाते थे। अगर हम लोग शिल्प का, इस समय का शिल्प के बारे में देखेंगे, तो शिल्प में कौन आता था, तो इस समय बढ़ई आता था, कुम्हार आता था, बुनकर आता था, रथकर आता था। और ये बुनकर वाला में है महिला का संख्या सबसे अधिक है। तो कपड़ा बुनने का काम में जो है सबसे अधिक, अगर कोई काम करने में वहां पे थी या काम करने के लिए उसका जो जिम्मेदारी था वो महिलाओं का ज्यादा था। तांबा को इस समय अयस्क कहा जाता है। अभी तक जो है सिक्का का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ना हड़प्पा सभ्यता में सिक्का का साक्ष्य मिला था, ना वैदिक सभ्यता में सिक्का का साक्ष्य मिला है। ये लोग कैसा था, तो निर्वाह अर्थव्यवस्था था। कैसा अर्थव्यवस्था है, निर्वाह अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे जो है शहरीकरण का साक्ष्य नहीं है। तो ये कैसा है, तो ग्रामीण है। ठीक है, कैसा है यहाँ का सिस्टम, ग्रामीण है। जबकि हम लोग हड़प्पा में देखे थे तो ये शहरी था। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद का। तब हम लोग जो है उत्तर वेद का अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो उत्तर वेद में क्या है, तो कृषि का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, कृषि का महत्व बढ़ गया है। ऋग्वेद में किसका महत्व ज्यादा है, तो पशुपालन का महत्व ज्यादा है ऋग्वेद में। जबकि हम लोग उत्तर वैदिक का बात करते हैं तो उत्तर वैदिक में कृषि का महत्व ज्यादा है। यहाँ पे कृषि से संबंधित जो अनाज होता है, अनाज गाय से संबंधित कुछ अनाजों का नाम भी दिया हुआ है। जैसे गेहूं को क्या बोला जाता था, गोधूम बोला जाता था। चावल को इस समय क्या बोला जाता था, व्रीहि या तदुला बोला जाता था। और जौ भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता था। तो यहाँ कृषि के बारे में क्या दिया हुआ है, तो अगर हम लोग ऋग्वेदिक देखते हैं, इधर वाला देखते हैं, तो ऋग्वेद में क्या है, तो कैसे उगाया जाता है या फिर कैसे हम लोग बोया जाता है, ये सब का बारे में जानकारी था। लेकिन यहाँ पे जो है कृषि के बारे में और ज्यादा ये लोग का ज्ञान हो जाता है। जैसे कृषि पे किस प्रकार से नुकसान होता है, तो कृषि पर ओलावृष्टि गिरता है, ठीक है, बर्फ गिरता है तो नुकसान होता है। कीट पतंग जो भी होता है, यानी कि जो पेस्ट होता है, पेस्टिसाइड्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो इंसेक्ट्स होता है, कीटाणु होता है, जो पेड़ पौधा या कृषि संबंधित चीजों पे लग जाता है, तो ये सब चीजों को उन लोग को ज्ञान हो गया। तो अब ये लोग क्या कर सकता है, तो ये सब चीजों से भी कृषि वाले चीजों को वो बचा सकता है। तो यहाँ पे जो है बैल के माध्यम से जो है गहन जुताई किया जाता था। तो किसके माध्यम से गहन जुताई करेगा ये लोग, बैल का माध्यम से। यहाँ पे जो है सबसे पहले लोहा का उपयोग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोहा का उपयोग। तो ऋग्वेद में जो है लोहा का उपयोग स्टार्ट हो गया है। तो 1000 BC के आसपास जो है लोहा का उपयोग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो पशुपालन का ही महत्व तो बना रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पशुपालन को हम लोग पूरा खो गए हैं। ठीक है, पशुपालन में हम लोग लुप्त हो गए हैं, पशुपालन भी चल रहा है, लेकिन अब जो है पशुपालन की तुलना में कृषि अधिक मात्रा में हो रहा है। बात स्पष्ट है। शिल्प जो हम लोग देखे थे यहाँ पे, तो इधर में शिल्प क्या था, बढ़ई था, कुम्हार था, बुनकर है, रथकर है। तो सेम शिल्पकार तो यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन एक शिल्पकार और बढ़ जाएगा, लोहा संबंधित शिल्पकार। क्योंकि यहाँ पे लोहा का भी ज्ञान हो चुका है, तो अब यहाँ पे लोहार भी तुमको मिलने लगेगा। ठीक है, जबकि ऋग्वेद में हमको लोहार का एक भी साक्ष्य नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक में जो है लोहार का भी साक्ष्य मिलता है, लोहा संबंधी शिल्प का भी साक्ष्य मिलता है। वहां पर भी सिक्का का साक्ष्य नहीं था, तो यहाँ पर भी सिक्का का साक्ष्य नहीं। अभी भी लोग कैसा क्या कर रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय की प्रणाली। ठीक है, चावल देके गेहूं ले लिया जाता था और गेहूं के बदले फिर उसको चावल दे दिया जाता था। इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। तो अभी भी शहर का साक्ष्य नहीं मिलता है। अभी भी अर्थव्यवस्था कैसा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे निर्वाह अर्थव्यवस्था था। तो निर्वाह अर्थव्यवस्था के तुलना में जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन थोड़ा अधिक हो गया है। ठीक है, तो पहले के अकॉर्डिंग उत्तर वैदिक में उत्पादन थोड़ा सा अधिक हो जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। अब लोहा एक आ गया है, तो लोहा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहा का उस समय जो है
श्याम या फिर कृष्ण अयस्क कहा जाता था। तो ये हो गया आपका पूरा अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था हम लोग किसका किसका देखें, अर्थव्यवस्था हम लोग ऋग्वेद का भी देखें और उससे कंपेयर किए हम लोग उत्तर वैदिक का, लेटर वैदिक पीरियड का। तो अब आगे जो है यह है राजनीति, ठीक है। तो किसका फिर राजनीतिक में भी हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो राजनीतिक में पहले देखेंगे ऋग्वेद में राजनीति कैसा होता था, और फिर देखेंगे उत्तर वेद में राजनीति किस प्रकार का होता था। समझ में आ रहा है ना। तो देखो तो एक मान लेते हैं ये है जन, ठीक है, इसके ऊपर जो है होता है जनपद, ठीक है। क्या है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक सेकेंड, इसके ऊपर है जनपद, जनपद, इसके ऊपर जो है महाजनपद, ठीक है। तो देखिए, तो ऋग्वेद में जो है शासन होता था जन में, ठीक है। तो जन के ऊपर होता है जनपद। अगर हम लोग उत्तर वेद में देखेंगे तो उत्तर वेद में जनपद पे शासन होगा, मतलब कि एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो पढ़ते हैं, इसके बाद जो टॉपिक हम लोग का बनता है ये 16 महाजनपद का बनता है। तो इसके बाद जो शासन मिलेगा ये महाजनपद में शासन मिलेगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस जगह पे ऋग्वेद पे शासन हो रहा है, ठीक है। उत्तर वेद में तुम्हारा इस जगह पे शासन हो रहा है, उत्तर वेद का बाद वाला काल में तुम्हारा जो है इस जगह पे शासन हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। तो टॉपिक क्या था, राजनीति। तो राजनीति में हम लोग देखेंगे ऋग्वेद का राजनीति कैसा है, फिर देखेंगे उत्तर वेद का राजनीति कैसा है। तो इसको भी हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो है कोई पारदेशिक प्रशासन का साक्ष्य नहीं मिलता है हम लोग को। यहाँ पे जन पर जो है प्रशासन का साक्ष्य मिलता है। जन को ही कबीला कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कबीला को क्या बोला जाता है, जन या फिर विश बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जन पे शासन होगा, उत्तर वेद में क्या होगा, जनपद पे शासन होगा, और इसके बाद महाजनपद पे शासन होगा, ठीक है। तो जन का प्रमुख कौन होता था, तो राजा होता था, ठीक है। तो राजा कौन होता था, ये जो कबीला है यानी कि जो जन है इसी का हेड होता था राजा। और राजा को इस समय गोपति या फिर जन्यस से गोपा बोला जाता था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले चयन होता था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे सिस्टम में वंशानुगत सिस्टम आ गया है। तो प्रारंभ में क्या होता था कि चुना जाता था कि कौन सबसे बेहतर सिपाही है या राजा है। उसके बाद फिर से क्या हो गया वहां पे, तो एक बार तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई राजा बन गया, ठीक है, कोई राजा बन गया है, तो पहले तो गुण के अकॉर्डिंग तुम्हारा चयन हो गया, लेकिन उसके बाद उसका बेटा फिर से राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा फिर से। तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, वंशानुगत हो गया है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले गुण के अकॉर्डिंग, जैसे गुण है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करने का या अध्ययन अध्यापन करवाने का, तो ब्राह्मण कहलाने लगा। फिर अगर लड़ाई झगड़ा करने लगा है कोई या रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय कहलाने लगा। तो पहले तो गुण के अकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद यही पद जो है वंशानुगत हो जाता है, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा किया या फिर जो रक्षा किया उसको क्षत्रिय कहलाया गया, फिर उसी का पुत्र जो है फिर जो है क्षत्रिय कहलाने लगा। तो वंशानुगत धीरे धीरे हो गया। यहाँ पे सहयोगी कौन था, तो सहयोगी था पुरोहित। तो पुरोहित यहाँ पे सहयोगी है, पुरोहित जो है प्रमुख सलाहकार बन जाता है। वाज्रपति क्या होता था, तो चारागाह प्रमुख होता था, जो यहाँ पे पशुओं को चराने का काम करता था, उसको वाज्रपति बोलते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पशुपालन अर्थव्यवस्था है ऋग्वेद में, बाद में कृषि होता है। तो यहाँ पे एक वाज्रपति भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कौन होता है, तो चारागाह प्रमुख होता है। यहाँ पे वेतन भोगी अधिकारी नहीं है, सभी रक्त संबंधी है। तो वेतन भोगी अधिकारी कहाँ से रहेगा, यहाँ पे अभी तक जो है सिक्का जो है यानी कि कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जब कॉइन ही नहीं है तो आदमी को वेतन कहाँ से देगा। बात समझ में आ रहा है ना। सिक्का ही नहीं है भाई, तो वेतन कहाँ से मिलेगा। तो जब सिक्का मिलेगा तो वेतन भी मिलेगा, अभी सिक्का नहीं है तो वेतन नहीं मिल रहा है। कबीला का लोग जो है, कबीला मतलब जन, ठीक है। तो कबीला का लोग जो है राजा को क्या करते थे, समय समय पे उपहार देते थे।
गिफ्ट देते थे कि लो राजा साहब गिफ्ट लो, और इस गिफ्ट को जो है, उपहार को जो है बोला जाता था बलि, यानी कि बलि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो सभा, समिति, विदत और गण ये कबीला का संस्था था। तो ये सभा और समिति में क्या होता था, मीटिंग होता था। तो सभा में जब मीटिंग किया जाता था तो वहाँ का जो इलीट क्लास के लोग थे, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, वहाँ उन लोग के लिए मीटिंग होता था तो सभा में बैठक होता था, और सामान्य लोगों के लिए अगर बैठक होता था तो समिति में बैठक होता था। और इसमें जो है महिला भी पार्टिसिपेट करती है, यानी कि यहाँ पे महिला का स्थिति अच्छा है। लेकिन इसी के बाद जो देखेंगे कि महिला की स्थिति धीरे धीरे खराब होते चला जाएगा। हम लोग उत्तर वैदिक में देखेंगे तो महिला की स्थिति खराब है। ये लोग अपराध में देखा जाता था तो अपराध होता था पशु चोरी। ठीक है, तो अगर कोई पशु का चोरी करता था तो उसको, पशु चोर को क्या बोला जाता था, तो पानी बोला जाता था, पानी। ठीक है, युद्ध के समय में यहाँ पे सेना का गठन किया जाता था। तो सेना का गठन कब होता था, जब भी युद्ध होता था तो सेना का गठन होता था। कोई परमानेंट सेना नहीं है यहाँ पे, कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, स्थायी आर्मी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक युद्ध का वर्णन मिलता है। अभी बताए थे जब सप्त सदैव क्षेत्र पढ़ रहे थे तो परुशनी नदी का बात हुआ था, ये आज का रावी नदी है। तो इसी नदी के तट पर जो है युद्ध हुआ था, जिसका नाम होता है 10 राज युद्ध। ठीक है, तो ऋग्वेद जो किताब है ऋग्वेद, इसको टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 10 मंडल में विभाजित किया गया है। तो 7वें मंडल में जो है इस 10 राज्य युद्ध का वर्णन दिया गया है। और इसमें क्या होता है, एक सुदास नाम का व्यक्ति होता है जो 10 आदमी से लड़ता है, 10 जनों से लड़ता है, और इसमें सुदास विजयी होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि 10 राज्य युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, या तो ऑप्शन होगा रावी नदी या फिर परुशनी नदी। तो चलिए अब हम लोग जो है देख लेते हैं उत्तर वैदिक राजनीति। तो यहाँ पे जनपद पे शासन मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा शासन मिल रहा था, जन पे शासन मिल रहा था। यहाँ पे किस पे शासन मिलेगा, जनपद पे शासन मिलेगा। अब जो यहाँ पे राजा का जो भूमिका है, किसका भूमिका, राजा का जो भूमिका है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब राजा का भूमिका जो है राज्य क्षेत्र की रक्षा करना भी राजा का भूमिका बन चुका है। अधिकारियों में वृद्धि हो गया है। तो पुरोहित तो पहले ही था, तो अब एक संग्रहित हो गया है। ये संग्रहित क्या करता था, बलि को, बलि मतलब उपहार को कलेक्ट करता था ये संग्रहित नामक अधिकारी। ठीक है, एक होता था पालगल और परम हिस्सी। तो ये दोनों का काम क्या था, ये दोनों का काम था राजा को हंसाने का, राजा को खुश करने का, ये इनका काम था। तो अभी भी जो अधिकारी या सेना है वो वेतन भोगी नहीं है, अभी भी सिक्का का साक्ष्य नहीं मिला है। तो जब सिक्का का साक्ष्य नहीं मिला है तो वेतन भोगी अधिकारी या वेतन भोगी सेना भी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो है सभा और समिति का महत्व कम हो गया है, और महिला का भी महत्व जो है हम लोग देखेंगे कम हो गया है। तो राजनीति के बाद हम लोग इसका पढ़ना रहता है इसका सोसाइटी, यानी कि इसका समाज कैसा था। तो समाज में ये सब सारे चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जनपद का भी उल्लेख किया गया है। तो जैसे कुरु है, पंचाल है, मिथिला है, मगध है, मत्र है। तो मगध एक चैप्टर है मगध। ठीक है, 16 महाजनपद में से एक मगध महाजनपद था जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो अभी पंचाल महाजनपद के बारे में बात की है। तो पंचाल जनपद जो है अपने कुछ कुछ राजाओं को लेकर के चर्चित होता था। तो राजाओं कैसा, फिलॉसफी वाला राजा, दार्शनिक वाला राजा, जैसे कि कुछ कुछ नाम है, प्रावंजावली, अरुणी, श्वेत केतु। ये तीनों ही राजा कहाँ का है, ये तीनों ही राजा जो है पंचाल का है। ठीक है, उपनिषदों की रचना जो है ये हुआ है पंचाल जनपद में ही। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उपनिषद की रचना कब हुआ है, तो उपनिषद का रचना पंचाल में हुआ है, पंचाल जनपद में हुआ है। उपनिषद की संख्या कितना है, 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 उपनिषद है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।